आज फिर से हम लोग लेके आए हैं अपने नए सेट में और इसमें देख रहे हैं हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगर 28 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन इनमें से जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम लोग जब पढ़े थे सॉल्यूशन, आपको वीडियो ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना 4 हैं, जिसमें आपका RLVP था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला। दूसरा जो था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, तो डेल्टा TF लिखते हैं। तीसरा जो था आपका डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डेल्टा TB। और चौथा नंबर, फोर्थ नंबर जो था वो ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। आप ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तीनों आपका क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है वो कौन है आपका, ये हो गया आपका ये KB। तो ये क्या है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये आपका है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका C हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे समझेंगे अपना। मिटा देते हैं इन सबको। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो है वो आपका है 28 नंबर, 29 नंबर है, 29 नंबर, सॉरी 27 नंबर। 27 नंबर में जो आपका है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, ये वेपर लिखा हुआ है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्लूकोज इज 750 mm Hg मरकरी एट इतना डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूशन का, एक ग्लूकोज है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका कि प्रेशर कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी हम लोग देखें क्या कि मोल फ्रैक्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो RLVP, और RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो इक्वल होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और इसी मोल फ्रैक्शन के बारे में जो है ना आपको पता करना है। तो RLVP जो होता है, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो P0 माइनस P सॉल्यूशन, मतलब प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट और प्रेशर इन ऑफ सॉल्यूशन, और फिर से क्या होता है प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तभी क्या है कि अब यहाँ पे सर, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर 750 दिया हुआ है mm Hg मरकरी, तो 1 एटमॉस्फेयर पे वाटर का जो प्रेशर होता है वो कितना होगा आपका, 760 होगा। कितना होगा, 760। समझ में आ रहा है। तो इस फार्मूले पे अगर हम लोग रखेंगे, इस फार्मूले पे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखने के लिए आपका 760 माइनस 750 अपॉन कितना हो जाएगा, 760 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ से बचेगा कितना, 10 बचेगा, यहाँ से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 760 और इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये 10 से 10 कट गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 1/76। अगर आंसर इसमें दिया हुआ फ्रैक्शन में तो ठीक है, नहीं तो फिर पॉइंट में भी आप कर लेंगे। तो जो आंसर हो गया आपका वो क्या हो गया आपका, D नंबर आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है आगे हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो है ना सीधा आपको फार्मूला से बनेगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ फार्मूला से सीधा कर सकते हैं कि आपका दिखा है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला, ये जो है ना ये फार्मूला ही है। तो ये भी है x/m। तो अब अगर गौर से देखेंगे तो P का पावर 1/n लिखिए, या आप P का पावर -n लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे P का पावर -n लिखा हुआ है और यहाँ पे P का पावर 1/n लिखा हुआ है, तो दोनों सेम चीज़ है। प्लस यहाँ पे m यहाँ पे फ्रैक्शन में है, और इस m को अगर इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। तो ये दिया हुआ है, मतलब ये तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। समझ में आया, ठीक है। तब इसके पहले हम लोग चलते हैं, इसके पहले हम लोग देखेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। कैटलिस्ट जिसमें यूज नहीं करते हैं। अब ये याद करने का प्रोसेस है, इसमें जो है ना सॉल्वेज जो प्रोसेस है उसमें कैटलिस्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं। बाकी हैवर्स प्रोसेस जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन करते हैं ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ठीक है, H2 से 3 मोल H2 ले लेते हैं, तब आपका क्या बनता है, अमोनिया बनता है।
यहाँ पे सॉरी 2 मोल अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे तो वही प्रोसेस है। बाकी लेड चेम्बर प्रोसेस, इसमें कैटलिस्ट तो चेम्बर में तो हम लोग फर्नेस वगैरह इसमें देखते हैं तो हमको चेम्बर का जरूरत, कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी पड़ता है, जो नहीं है उसमें सॉल्व प्रोसेस है। तो ये याद करने वाला चीज़, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, रट लीजिएगा इसको और क्या, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो आपका 70 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका आप रट ही सकते हैं, उसमें आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो जो रटने वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग रटेंगे, बाकी जिसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये 24 नंबर, पॉइंट डिफेक्ट्स दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, जो जिसमें डेंसिटी कम हो रहा हो। अब देखिए ये जो आपका दोनों डिफेक्ट है, फ्रैंकल और ये जो दिया हुआ है स्कॉटकी दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि एक में तो होता है ना कि मान लेते हैं ये सॉलिड बना हुआ है आपका, कैटायन और एनायन है, कैटायन और एनायन, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस माइनस सॉरी अल्टरनेट होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, एक को यहाँ भी प्लस कर दीजिए और माइनस माइनस। तो कैटायन एनायन क्या है ना कि अपने जगह से निकलकर वो स्पेस में ही रहता है, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ स्पेस में आ जाएगा और ये यहाँ से निकल के यहाँ स्पेस में आ जाएगा। मतलब जैसे मान लेते हैं आप रूम में बैठे हुए हैं, आप बेड पे बैठे हुए हैं, तो बेड से निकलकर बेड से उतर कर आप रूम में खड़े हो जाइए तो अभी भी आप रूम में ही कहलाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि ये जो इफेक्ट है स्कॉटकी का, सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स है उसमें एक में आयन अपने जगह से डिस्प्लेस होता है लेकिन अपने ही लैटिस में प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो है आपका कि जो आयन जो है वो अपने लैटिस से निकल के बाहर चला जाता है, अपने लैटिस से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो आयन है वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें निकल तो रहा है अपने जगह से लेकिन इसी लैटिस में ही प्रेजेंट है, तो इसका डेंसिटी में कोई चेंज होगा नहीं, तो डेंसिटी जो होगा नॉट चेंज, ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो कैटायन और एनायन जो है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है ना वो निकल कर बाहर चला जाता है, इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि द पॉइंट डिफेक्ट दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या डेंसिटी डिक्रीज करके, अब है कि सर यहाँ तक तो समझ गए कि डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन किसका डिक्रीज कर रहा है किसका नहीं कर रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले अब आप याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, तो आप रूम से अगर आपको बाहर जाना है, तो सबसे पहले आप बेड से नीचे आएंगे, तो ये बेड से नीचे आया, ठीक है, और फिर आप रूम से बाहर चले गए, तो ये रूम से बाहर हो गया। मतलब पहले आप क्या किए, बेड से उतरे फिर बाहर गए। चलिए अब अल्फाबेट में पहले क्या आता है, एफ आता है, बाद में क्या आता है, एस आता है। तो एफ से हो गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स और एस से हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट। तो याद रखिएगा कि फ्रैंकल में आपका डेंसिटी डिक्रीज नहीं करता है और स्कॉटकी में जो है ना आपका डेंसिटी डिक्रीज करता है। इसमें जो है ना सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन निकल के लैटिस से बाहर चले जाते हैं, और इसमें निकलते तो हैं अपने जगह से लेकिन लैटिस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका आपका जो लोअर होता है वो स्कॉटकी, ठीक है। समझ में आया, ये सब ए है, ऑप्शन ए है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए जहाँ एचसीपी का आपको नजर आया ना, इसको एफसीसी के बराबर समझ लीजिए, एफसीसी, ठीक है। ये सब में पैकिंग फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस में जो है ना नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना हो उसमें और पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह में, तो जो एचसीपी है वो एफसीसी के ही बराबर होगा। तो एफसीसी का जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है, मतलब आप कह सकते हैं 0.74। तो जो आंसर हो जाएगा आपका सी, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे। समझिएगा, बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका ग्राफ है ना, इनमें से कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ कौन सा है। तो ये जो है आपका रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये dV/dt, तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब जब रेट निकालते हैं ना तो हम लोग रिएक्टेंट का यूज करते हैं, प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ जब क्या यूज किया, प्रोडक्ट का यूज किया है, तो ये गलत हो गया। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब देखिए है तो कांस्टेंट, ये लग रहा होगा कि सर ये वाला आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग जीरो ऑर्डर का निकालें तो जीरो ऑर्डर का हम लोग देखे थे, आपको वीडियो में भी वहाँ बना हुआ है कि जो कंसंट्रेशन रहेगा
ठीक है। वो टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करेगा, कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बनना चाहिए था, लेकिन ये है किसका, ये ए का दिया, ये बी का दिया हुआ है, जबकि हम लोग किस पे निकालते हैं, रिएक्टेंट पे निकालते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। आ जाइए टी हाफ। जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ए नॉट अपन क्या लिखते हैं 2K। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका गलत हो गया। तब आपका क्या है, तो जो डी ऑप्शन बचा है वो डी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सबको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। तब है ये भी काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। लिखा है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, कंसंट्रेशन आपका इतना से इतना कम हो रहा है 15 मिनट में, और फिर बोल रहा है कि इतना से इतना कम हो जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो एक जनरल फार्मूला जो है आप लिखे होंगे, एक जनरल फार्मूला आपका। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या है आपका, तो T इक्वल टू आप लिखते हैं T इक्वल टू 2.303 अपॉन K। ठीक है, और लॉग आप ए नॉट बाई क्या लिखते हैं, ए नॉट बाई ए। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म। तो पहला कंडीशन की अगर देखें, पहला कंडीशन की बात करें तो 15 मिनट दिया हुआ टाइम और 2.303। ठीक है, अपॉन के इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना आपका ये है, और फाइनल जो है ना आपका ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 अपॉन 0.4। तो यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। तब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू 2.303 अपन क्या हो जाएगा K, और लॉग यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लें, इसका वैल्यू निकाल लें, या इसी इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तब जो है आपका दूसरा जो है ये दिया हुआ है कि T का वैल्यू निकालना है कब, जब आपका जो कंसंट्रेशन है 3 इतना अपॉन K इज इनटू लॉग आपका इनिशियल है 0.1 अपॉन फाइनल है 0.025। ठीक है, 0.025 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए तभी क्या है, तब है कि यहाँ पे अगर हम लोग करें तो T इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब देखिए इतना के बदले जो है हम लोग वैल्यू, इतना के बदले हम लोग यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, इसको यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन log 2 लिख सकते हैं इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, ये एक जीरो जो है ना नीचे आएगा यहाँ से, और यहाँ से 3 जीरो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टोटल 2 जीरो बचेगा अपॉन 25। ये समझ में आ रहा है? देखिए अब नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो समझ रहे हैं बहुत दिक्कत है। समझिएगा, यहाँ पे 3 जीरो ऊपर गया तो यहाँ पे आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 जीरो नीचे आया तो ये 1 जीरो कट जाएगा ना, तो 2 जीरो सीधा करके ये कट गया कितने बार में, 4 बार में। तो ये जो आ गया आपका जो आ गया वो 15 इंटू log 2 इंटू ये हो गया log कितना हो गया 4, और log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं, चेंज कर देते हैं पेन, 15 अपॉन log 2 इंटू log 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसी को 15 अपॉन log 2 इंटू आपका यहाँ पे 2 log 2 हो जाएगा, और log 2 से log 2 कट गया तो बचेगा कितना 30। ये अच्छा क्वेश्चन था। 30 मिनट्स जो है ना आपका आंसर रहेगा इसमें। समझ में आ रहा है? 30 मिनट्स आपका आंसर रहेगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये समझ में आएगा ही आएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब है ये 20 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे हैं। इससे पहले हम लोग करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। अब बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, तभी क्या है कि ध्यान रखने की बात है कि आपको पूछ रहा है कि 1 ग्राम एटम आयन जो है ना वो डिस्चार्ज वाइज पासेज ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो 1 ग्राम एटम ये पास कर रहा है, 1 ग्राम एटम। तो आपको बोल रहा है कि इसका एटॉमिक वेट निकालिए। तो अब देखिए यूनिटरी मेथड आप अगर लगा दें तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं कि कितना दिया हुआ है 1.181 इंटू 10 टू द पावर 24 है, 22 ही है, 1 मिनट 22 है। ठीक है, 10 टू द पावर 22
इतना इलेक्ट्रॉन से कितना आपका आ रहा है, 1 ग्राम आ रहा है। तो अगर हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से देख लें तो कितना आएगा, तो 1/1.81 इंटू 10⁻22 इंटू यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा, ऊपर में जो बचेगा वो 10 बचेगा अपॉन और इंटू 6 तो बचेगा 6.022। यहाँ पे लिखने का जगह नहीं था इसलिए आपको यहाँ पे किनारे में लिख दिए, और 1.81। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 3.33.33 मान के चलिए कि 33 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये 1 मोल की बात कर रहे हैं, कितना है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे कि जो क्वेश्चन में आपका क्या बोला, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, सिंपली आप 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर रहेगा वही आपका ये रहेगा आंसर, 2 से मल्टीप्लाई, ये सी नंबर। समझ में आया, 2 मोल की। तो यही चीज़ समझना था, यहाँ पे यही चीज़ समझना है, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ गए तो बाकी तो क्वेश्चन तो यूनिटी मेथड का है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये यहाँ पे अगर +3 लगता तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 1 मोल निकालने के बाद, ठीक है। चलिए, तब है यहाँ पे आप देख लीजिए कि 18 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपली निकालना है आपका, क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, प्रसंकरण, देखिए हिंदी में लिखा रहता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सिंपल बताए हैं कि यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निकालना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का निकालना है। हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले लिख दीजिए SPPP और D लिख दिए। यहाँ पे 1 क्यों लिखे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है S का। 3 क्यों लिखे, 3 ऑर्बिटल होता है P का। 5 क्यों लिखे, 5 ऑर्बिटल होता है D का, ठीक है। चलिए, अभी क्या है कि तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना है, 5 है। अब हम आपको क्या बताए थे कि बस काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक के आपको लिख दीजिए इनको सजा के। तो ये क्या हो जाएगा, sp3d। अब या तो sp3d लिख सकते हैं या ये dsp3 लिख सकते हैं, ये 2 चीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 2 चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ये कब लिखेंगे, जब वीक लिगेंड्स रहेगा। ये कब लिखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये कोबाल्ट मत समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहिए या कहिए आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहिए, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहिए या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तो DsP3, ये C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, तब है यहाँ पे नेक्स्ट, इसको मिटाइए, ये अगले जगह को ये कर रहा है। तब है अगर आप आए इसमें तो अब जो ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपको बस ये याद ही कर लेना है। ये सीधा हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये आप सीधा याद ही कर सकते हैं, इसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं। तब आ जाइए यहाँ पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर कि विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक नॉट पैरामैग्नेटिक। अब देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, बोल रहा है नॉट पैरामैग्नेटिक। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि डायामैग्नेटिक, ठीक है, कि डायामैग्नेटिक कौन है, ये भी पूछ सकता था। अब देखिए डायामैग्नेटिक कौन होगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा कि सबका तरीका तो यही है कि आप क्या करेंगे, लिगेंड्स देखेंगे, आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आयरन का भी निकालिए, इसमें कोबाल्ट का निकालिए, इसमें कॉपर का निकालिए, इसमें निकल का निकालिए, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, और लास्ट में देखिए कि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपका वो पैरामैग्नेटिक, अनपेड नहीं है तो डायमैग्नेटिक। इसमें ध्यान रखना है कि लिगेंड्स क्या है। तो सबसे पहले जब भी डायमैग्नेटिक पूछे ना, आप देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वाला कितना आपका कॉम्प्लेक्स है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वाला 2 कॉम्प्लेक्स है, एक ये है, एक ये है, ये वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड, ये दोनों ऑप्शन आपका छट गया। अब इन दोनों में ही देखना है, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है तो यहाँ पे जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 हो जाएगा। अब +2 हो गया कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका 4s ये 0 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जब 3d 9 हो गया तो इसको आप करेंगे 1 2 3 4 5। इसको जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें आप फिल करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, एक बचा अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। अगर निकेल की बात करें तो निकेल का 28 होता है, और निकेल जो है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इनर्ट आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसमें तो होगा नहीं। तो मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4s2
और 3D हो जाएगा 8। अब 3D 8 हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर फिल करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8। क्यों इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं सर? हुंस रूल आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण क्या होता है? पेयरिंग होता है। क्या होता है? पेयरिंग होता है। तो इसी को आप ऐसे बुक में देखिएगा, पहले ऐसे लिखा रहेगा, बुक में जो है पहले ऐसे कर देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है, उसको मिटा दीजिए। चलिए तभी क्या है आपका यहाँ पे जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या है, फिर से उसी को दिखलाएंगे कि ये जो है ना यहाँ पेयरिंग हो गया, तो हमें स्टार्टिंग में ही दिखा दिए। अब यहाँ पेयरिंग हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। समझ में आया? चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने में P4O6 में पीओ बॉन्ड कितना है? पीओ बॉन्ड। तो P4O6 का जब हम लोग अब इनऑर्गेनिक का वीडियो देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो आप इस तरह से 4P आप लिख दीजिए, और उसके बाद जो है ना आप इस तरह से सब में ऑक्सीजन लगाते चले जाइए। आप इस तरह से ऑक्सीजन लगा देंगे और यहाँ से आप ऐसे भी और यहाँ से ऐसे, ये टेढ़ा इसलिए दिखाएं ताकि ये आर पार करते हुए आपको नजर आए इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये छोटा हुआ नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। चलिए तभी क्या है कि कितना, और इसके पास एक एक लोन पेयर है, इनके पास एक एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक एक लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 5 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 जो है ना बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? तो ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं, सारे ऑक्सीजन के पास आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे। इनके पास भी हम इसलिए लोन पेयर दिखा दे रहे हैं क्योंकि लोन पेयर भी आपको पूछा है इसमें कि कितने लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे जब हम इस तरह कर दिए, अब क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं बचा। अब क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि हाउ मेनी पीओ बॉन्ड। तो देखिए पीओ बॉन्ड, तो एक पीओ बॉन्ड है, ये भी एक पीओ बॉन्ड है, 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 पीओ बॉन्ड है। अब 12 अगर पीओ बॉन्ड है तो 12 ऑप्शन में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला गलत हो गया। चलिए अब जब ये गलत हो गया, समझ में आ रहा है? जब ये गलत हो गया तो आपका क्या बचा? 12 12 12। अब जब लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर फास्फोरस ही 4 को है, और फास्फोरस में ही 4 लोन पेयर। और देखिए ऑप्शन पहला आपको फंसाने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ फास्फोरस का लोन पेयर गिनेंगे तो 4 लोन पेयर, आप आंसर इसको करेंगे जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब क्या है कि आपका 16 लोन पेयर होगा। कितना? ऑक्सीजन कितना है? 6, और एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो 6 गुने आप 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। और 4 फास्फोरस है और उसके पास लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है, तो कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों को जोड़ो 16, मतलब 12 और 16 आपका क्या है? आंसर है। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका बनेगा, ठीक है। तब है, अब आ जाइए आप ऑलमोस्ट, अब तो इनऑर्गेनिक का है तो आप बस पढ़ ही सकते हैं, इसको रट ही सकते हैं। 14 नंबर, हिट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोड्यूस करते हैं, इधर भी ऑप्शन था क्या? ठीक है, इधर जो है आपका ये आंसर, इसमें जो आपका बनेगा वो बी, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आपका सोडियम NH2। अगर हिट करेंगे इसको किसके साथ? अमोनिया को हिट करेंगे सोडियम के साथ तो ये बनता है। तो अब ये है कि जानेंगे तो जानेंगे ही। इसमें भी लिखा हुआ है क्लोरीन गैस इज पास थ्रू डाइल्यूट NaOH। तो NaOH के साथ डालेंगे तो जो आपका बनेगा वो ये दोनों बनेगा, NaCl और NaOH। तो ये सब जो है ना आप बस याद ही कर सकते हैं, याद है तो याद है, और क्या, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ ये याद रखिएगा। अब देखिए कलर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, कलर वाला क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आता है, लेकिन कलर वाला क्या है ना कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ना वो कलर वाला। अब देखिए कलर वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो कॉपर जो है ना वो टेट्राहेड्रल ही बनाता है, कॉपर है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया? इसमें कुछ करना नहीं, कलर वाले आपको याद करने पड़ेंगे, कलर वाले भी आपको रटने ही पड़ेंगे। बस आप देख सकते हैं कौन कलर शो कर सकता है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं करेगा। इतना ही आप समझ सकते हैं। ये भी आपका एक याद करने वाला क्वेश्चन कि डज नॉट गिव्स कलरलेस गैस, जो कलरलेस गैस नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका सोडियम है, इसमें जो आंसर है
वो आपका सोडियम के साथ जो है वो आपका जो है ना कलर नहीं देता है, कलरलेस गैस नहीं देता है। ठीक है, चलिए तभी है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका है नेम रिएक्शन डज नॉट परफॉर्म कैनिंजारो रिएक्शन। कैनिंजारो रिएक्शन ये देता है, ये देता है, ये देता है, जो नहीं देता है वो ये है। तो ये सब बुक में जो है ना अगर ऑर्गेनिक आप पढ़े हुए हैं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन याद करिएगा, ये अलग से हम वीडियो भी लेके आएंगे नेम रिएक्शन का, आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन है आपका कि आई लेंसेज में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर तो यही है PMMA। टेफ्लॉन से आप तावा बनाते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं। PVC आपके पाइप में यूज होता है। बुना एन का अलग यूज है आपका, ये जो बचा आपका ग्लास के लिए वो यही बचा, तो रटने वाला है ये सभी करके। ऑर्गेनिक में आ जाइए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कार्बामाइन रिएक्शन, जो आप पढ़िएगा ना तो ये प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है आपका प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, अमाइन। इसको जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ प्रेजेंस है आपका अल्का हैलाइड के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो वो आइसोसाइनाइड बनता है, ये बन जाता है, जस्ट उल्टा आता है। ये जो है आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, साइनाइड नहीं बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन वाला सीट में जो है ना हम लोग किए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये करके। चलिए, तब है कि टेफ्लॉन का पॉलीमर, देखिए हम बोले हैं ना कि पॉलीमर का जितना भी है ना एक मोनोमर, तो याद रखिए क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसका आंसर ही है। अब इसमें तो आंसर बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसमें क्या बताएं, तो बस पढ़ ले हैं। तो जैसे डिटॉल है, अब डिटॉल आपके घर में भी है, भले आप इसको देखते नहीं होंगे, इसको उलट के देखेंगे उसमें कंटेंट में क्या क्या है वो भी नजर आ जाएगा आपको यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तब है देखिए टॉलरेंस रिएजेंट। अब टॉलरेंस रिएजेंट तो अल्डिहाइड का। ठीक है, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर आपका A। 5 नंबर क्या हो जाएगा A। ठीक है, चलिए तब है, पहले भी हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, ये बना है, अभी भी बनाए हैं हम लोग आपका यहाँ पे। इसका क्वेश्चन कहाँ है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 मिनट। 4 नंबर ऑर्गेनिक, इस साल जो है ना ऑर्गेनिक भर भर के पूछा था। ऑर्गेनिक जो है ऑलमोस्ट हर जगह रहता है, 70 क्वेश्चन है आपका, तो ऑर्गेनिक तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम मान के चलिए कि 15-20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ही रहेगा मिनिमम। ठीक है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन करना है जिसमें नेम रिएक्शन और नोमेनक्लेचर वगैरह कर लीजिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो बन रहा है वो आपका क्या बनेगा, पैरा वाला, पैरा पोजिशन पे जो है ना ये +I ग्रुप है, ये याद रखिएगा +I ग्रुप है। तो सर पैरा है तो ऑर्थो भी होगा, ऑर्थो है तो ऑर्थो जो है ना आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ना रिपल्सन हो जाएगा। ऑर्थो वाला सिर्फ उसका बनता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला कोई कंपाउंड ना ऑक्सीजन है ना फ्लोरीन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्थो होगा नहीं, रिपल्सन होगा। उससे अच्छा है कि ये कहाँ बनेगा, पैरा पोजिशन पे बनता है। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, अच्छा इंग्लिश वाला तो उधर है ना ऑप्शन। चलिए तब है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या लिखा हुआ है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट कौन देता है, विक्टर मेयर टेस्ट व्हेन द कंपाउंड वेपर इज कॉपर ट्यूब से अगर हम लोग पास करेंगे तो विक्टर मेयर टेस्ट कौन देगा। ठीक है, अल्डिहाइड, ये स्पेलिंग गलत से लिखा हुआ है, अल्डिहाइड देता है वो, विक्टर मेयर टेस्ट देता है। ठीक है, तब है आ जाइए, लिथियम जो है ना किसको रिड्यूस नहीं करता है, विच विल बी नॉट रिड्यूस्ड बाय लिथियम। अब देखिए रिड्यूस नहीं कर रहा है, किसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो 3rd नंबर को रिड्यूस नहीं करेगा। 3rd नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जब थ्योरी आप लोग पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पे दिखाया था कि लिथियम जो है ना वो डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको रिड्यूस नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना हमको भी डाउट लग रहा है, अब गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाकी सबको तो आपको करता है, रिड्यूस करता ही करता है, लेकिन आपका जो है ना ये कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको रिड्यूस नहीं करता है, उसको रिड्यूस नहीं करता है लिथियम। ठीक है, ये ऑर्गेनिक वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो। ठीक है, तब है आपका यहाँ पे जो ये है ठीक है, 3rd इसका सी नहीं डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 2nd का आपका है ना यहाँ डी नंबर आंसर होगा, लेकिन इसको हम देख लीजिएगा क्योंकि डबल बॉन्ड को, अच्छा डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, डबल बॉन्ड तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही ना, तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ तो फिर तो ठीक ही है, फिर क्यों कन्फ्यूजन हो गया, चलिए पता नहीं कैसे कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, चलिए तब है आपका लास्ट 1st नंबर क्वेश्चन। 1st नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, तो लिखा है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ चला जाता है, कहाँ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक जो है ना आपका अल्कोहल है, ये लगा हुआ है कुछ इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर जो है ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये OH है और बोल रहा है कि एल्युमिनियम के प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तब है कि एल्युमिनियम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे जो है आपका ये रिडक्शन हो जाता है, क्या होता है इसका रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन में जो है ना आपका ये क्या बन जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाता है, आपका कीटोन बनेगा, क्या बनेगा आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है ना इसका OH जो है ना यहाँ से हट जाएगा और आपका वो कीटोन बन जाएगा। ऑलमोस्ट देखिए ऑर्गेनिक का क्या है ना कि अब यहाँ पे नेम पूरा मैकेनिज्म बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं, बस ये ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, वो भी हम चैप्टर क्वेश्चन कराने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। और बाद में फिर ये भी करवाएंगे कि आपका कैसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत।